नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इलाहाबाद में एक ख़ास शब्द इस्तेमाल होता है अतीक के लिए, और वह अतीकवा। इलाहाबाद के लोग अक्सर अतीकवा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो अतीकवा जो बहुत ख़तरनाक अपराधी था, जिसका एक टॉर्चर रूम था, जिसके घर में तहखाने थे, जो लोगों का ये करता था वो करता था, 11,000 करोड़ रुपए की उसकी संपत्ति मिली है। वो अपने हथियार पाकिस्तान से एयरलिफ्ट करके ड्रोन के ज़रिए मंगवाया करता था। बहुत सारी कहानियाँ 15-20 दिन से लगातार चल रही हैं। और जब ये कहानियाँ चल रही हैं, इसके साथ साथ एक स्थिति और चल रही है, एक विषय और चल रहा है, और वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण। आप रैंडमली किसी से पूछें कि भैया सबसे ज़्यादा अपराधी पार्टी कौन सी है, तो वो बोलेगा समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी। सबसे ज़्यादा पुण्य सलीला पार्टी कौन सी है? बीजेपी है। ये एक परसेप्शन हमारे मिडिल क्लास के अंदर बना हुआ है, ख़ास तौर पे जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने के बजाय सिर्फ व्हाट्सएप से ही काम चला लेते हैं। ये जानकारी मैंने अपने सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप, 2-3 ग्रुप और देखे, कई ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ से जो निकल रहा है और जो सबसे ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन को लेकर अटैक कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं और राजनीति के अपराधीकरण पे हमले कर रहे हैं, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। मेरे मन में आया मैं भी चेक करूं कि कौन सी पार्टी ज़्यादा आपराधिक मामलों में लिप्त है, तो पड़ताल की। अभी बीच में मैंने एक वीडियो बना चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल है और किसके कितने क्रिमिनल हैं, किसके ज़्यादा बड़े डॉन हैं, और अतीक अहमद की हैसियत उन बड़े बड़े डॉन्स के सामने क्या थी, ये भी आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से फुटपाथ पे रात को वो खिलाड़ी जो पोडियम पे खड़े होकर मेडल लेते हैं, जिनके नाम पे आप गर्व करते हैं और गर्व के साथ में जिनके फ़ोटो आप शेयर किया करते थे, वो सो रहे हैं। और इसलिए सो रहे हैं कि एक बाहुबली सांसद भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं हो रही है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन ले ले, और पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही है कि FIR दर्ज कर दे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बहुत बड़ा चिट्ठा है, मैं अभी हाजिर हुआ। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको मोदी जी का एक वीडियो सुनवाया था, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो पूरे देश में राजनीति से अपराधियों को हटा देंगे, और उन्होंने क्या फार्मूला बताया था, बहुत सारी बातें कही थी, वो वीडियो आपने सुना होगा। लेकिन एक फार्मूला अलग है जिसको उनकी पार्टी अपना रही है, चूंकि वो सत्ता में है, और इस समय इसलिए उन पर बात ज़्यादा होगी। मोदी जी के बारे में जो डाटा है उससे अगर हम शुरू करें, तो उनकी अपनी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनका अपना जो मंत्रिमंडल है, उसमें 42% ऐसे लोग हैं, 42% मंत्री मोदी जी के, संख्या को याद रखिएगा, उनके पास क्रिमिनल केसेस हैं, आपराधिक रिकॉर्ड है उनका। 90% बहुत रिच हैं, मिलियनायर हैं। ये खबर आपके सामने मैंने इंडियन एक्सप्रेस की रखी है, और इस खबर से शुरुआत करते हैं कि जिससे ये पता लगता है कि माननीय मोदी जी, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जहाँ पे कच्ची बॉल होती है वहाँ मोदी जी की जगह किसी और को आगे कर दिया जाता है। जैसे कर्नाटका में हारते दिख रहे हैं तो नड्डा साहब को आगे कर दिया गया है। तो ये एक सीन है मोदी जी की अपनी कैबिनेट का, वहाँ से हम शुरू करते हैं। और अगर हम आगे जाएँ तो जो आपराधिक मामले हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर, उनकी कुछ डिटेल्स निकालते हैं। उनके अपने गृह राज्य मंत्री टेनी साहब, गृह राज्य मंत्री का मतलब होता है ऐसा आदमी जो देश भर की जितनी पुलिस है उसका नंबर 2 बॉस है। क्योंकि गृह मंत्री कैबिनेट वाले तो अमित शाह हो गए, वो नंबर 1 बॉस हैं, उनको भी लोग बहुत तड़ीपार ये सब बोलते हैं, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप उनके ऊपर आरोप रहे हैं। और दूसरे नंबर के टेनी साहब 1990 किस ज़माने में, 1990 में उनके ऊपर क्रिमिनल केस हो गया था, 35 साल से ज़्यादा हो गए, और 1996 में वो हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिए गए थे। ये वही 1996 है जिस 1996 में ये जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, इनको टाडा में गिरफ्तार किया गया था,
क्योंकि ये दाऊद इब्राहिम के एक शूटर जो बहुत बड़े बाहुबली हैं, जिनको कई जगह लोग योगी जी का नज़दीकी लिख रहे हैं, ब्रजेश सिंह, उनको इन्होंने शरण दी थी। तो दाऊद के शूटर को शरण देने के आरोप में ब्रिजभूषण शरण सिंह 1996 में जब जेल जाते हैं, तभी इनको, जो देश के आज गृह राज्य मंत्री हैं, इनको हिस्ट्री शीटर घोषित किया गया था। उसी दौर में ये वही दौर है जब वो जेल जाते हैं, तो सावरकर से ब्रिजभूषण शरण सिंह की देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी बहुत एक महान व्यक्ति वाली छवि है, वो उनकी तुलना करते हैं सावरकर से। उनको जेल में चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं जब अच्छे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, चिंता मत करो। इतने खतरनाक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले व्यक्ति के, जो दाऊद के लिए काम करता था और टाडा में आरोपी था। बाद में केस खत्म हो गया, अलग बात है, लेकिन आरोप का जहां तक सवाल है, 2000 में मर्डर का केस इस देश के गृह राज्य मंत्री के ऊपर चल चुका है। ये वही गृह राज्य मंत्री हैं जिनके बेटे पर आरोप लगा था कि उसने अभी लखीमपुर में जो किसान प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। योगी जी के ऊपर एक आरोप लग रहा है कि उन्होंने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, उसके बाद अतीक अहमद मिट्टी में मिल गए, तो उनकी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर भी FIR हो, ऐसा कुछ लोगों ने मांग की है। तो उसी शैली में अगर देखा जाए तो ये जो गाड़ी चढ़ाने की घटना हुई है, उससे कुछ ही दिन पहले किसानों को एक भरी सभा में देश के गृह राज्य मंत्री धमकी दे रहे थे। वीडियो आपको लगेगा कि मैंने जो है वो एक दो नेताओं के खिलाफ बना दिया, लेकिन आज के वीडियो में बहुत डाटा होने वाला है। 55% अपराधी सांसद या जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है, 2019 में जो जीत कर आया, जब आप 5 साल आपकी कुर्सी पक्की हो गई थी, तब आप भले लोगों को टिकट दे सकते थे, तब भी जो सांसद आपके जीत के आए हैं 2019 में, उनमें से 55% जो सांसद हैं, जो अपराधी सांसद जीत के आए हैं, उनमें से 55% भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये दूसरा आंकड़ा है। 2014 में जब पहली बार मोदी जी जीत कर आए थे, उसके मुकाबले 2019 में आते आते ऐसे लोगों की संख्या 26% ज़्यादा हो गई जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था और जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक आरोप लग चुके थे। यानी 14 के बाद में जो सुधार की उम्मीद कर रहे थे, उसकी जगह 26% बिगाड़ हो गया मोदी जी के शासन में। अगर आप यूपी में जाएं तो वहां 403 विधायकों में से 205 पर गंभीर मामले हैं अपराधों के, और बीजेपी के जो करीब 37% माननीय जो हैं, उनके ऊपर अपराधों के आरोप लग चुके हैं। ADR की रिपोर्ट कहती है सबसे ज़्यादा अपराधी, विधायक और सांसद इस देश में अगर किसी पार्टी के हैं तो वो बीजेपी के हैं। ADR की रिपोर्ट है। मैं कोशिश करूंगा हर चीज़ का स्क्रीनशॉट लगा दूं, हर चीज़ का वेल पब्लिश्ड ये डाटा है, डॉक्यूमेंट है, इसमें मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। गुजरात में 4 मंत्रियों पर क्रिमिनल केसेस हैं, 17 लोग विधानसभा में, 17 लोग गंभीर क्रिमिनल केसेस वाले गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के हैं। मध्य प्रदेश में हर 5वां उम्मीदवार क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला है, यानी 20% उम्मीदवार इस चुनाव में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग 30% थे, यानी दूसरे दलों से 1.5 गुना ज़्यादा क्रिमिनल भारतीय जनता पार्टी ने उतारे थे। ये उम्मीदवारों की बात हो रही है, ये नहीं कह सकते कि भाई इनकी सीटें ज़्यादा आई हैं तो इनके जीत के ज़्यादा आ गए। ये सारी जानकारी, ये जानकारी मेरे दिमाग में कैसे आई? आज मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था, तो मुरैना जो है वो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे एक व्यक्ति हैं जो दिल्ली से पुलिस अरेस्ट करके ला रही थी किसी अपराधी को, उसको छुड़ाने के लिए दल बल के समेत पहुंच गए और थाने पर हमला करके उस अपराधी को उन्होंने छुड़ा लिया। ये ठीक वैसा ही अपराध था जैसा अभी अमृतपाल ने किया था, जिसके बाद पूरे देश की पुलिस अमृतपाल के पीछे लग गई थी। उसी तरह थाने पे हमला करके उस व्यक्ति ने भी, कसाना साहब थे एक, अपने साथी को छुड़वाया था। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी उनको डकैत कहा करती थी, डाकू कहा करती थी, और उनके ऊपर यह आरोप लगाया कि बहुत बड़े डकैत हैं। उन डकैत महोदय को ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी ने
शरण में ले लिया और अब वो डकैत नहीं रह गए हैं, वो माननीय हो गए हैं। और जब वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो तमाम सारे आपराधिक पृष्ठभूमि के रिकॉर्ड होने के बावजूद उनको भारतीय जनता पार्टी बाकायदा उम्मीदवार बनाती है। और जब वो इलेक्शन हार जाते हैं तो उनको जिला पंचायत में फिर से मौका मिलता है और उनको पद दिया जाता है। कैरेक्टर, चाल, चरित्र, चेहरा, ये 3 शब्द माननीय आडवाणी जी लगातार इस्तेमाल किया करते थे। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा है। अब आप सोचेंगे कि भाई क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई उपाय ही नहीं निकाला, सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया? ये प्रश्न मन में आना लाजमी है। तो उपाय निकाला है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के ऊपर क्रिमिनल केसेस ना रहें, इसके लिए एक बड़ा बढ़िया उपाय निकाला गया है। उपाय ये निकाला गया है कि इन दागियों के दाग धो दो। ना रहेगा दाग, ना रहेगा दागी। उत्तर प्रदेश में हाल ही में योगी सरकार ने 20,000 क्रिमिनल केसेस वापस लिए हैं, जिनमें उनके अपने खुद के ऊपर लगे हुए मुकदमे भी थे। कोई चू चपड़ ना करे, हल्ला ना मचाए, इसलिए विपक्ष के कुछ लोगों को भी ले लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के परम मित्र मुलायम सिंह यादव जी भी इस गंगा में, बहती गंगा में हाथ धो गए और 20,000 लोगों के केस वापस ले लिए गए। बड़े बड़े नेताओं के मुकदमे और भी वापस लेने की तैयारी की जा रही है। मुजफ्फरनगर दंगों के जो आरोपी थे उनके मुकदमे वापस ले लिए गए। और इसके पीछे एक लॉजिक दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। लॉजिक ये था कि इससे अदालतों पर जो बोझ बढ़ रहा है उसको हल्का करने में मदद मिलेगी। लेकिन ये बोझ सिर्फ नेताओं, पार्टी के कार्यकर्ताओं, बड़े बड़े लोग, खुद स्वयं मुख्यमंत्री, ऐसा कोई आदमी शायद ही आपने इतिहास में सुना हो जो अपने ही खिलाफ मुकदमे वापस ले रहा हो। क्या इन्हीं के मुकदमों से अदालतों पे बोझ है? क्या इन लोगों के कारण अदालत जेलें भरी हुई हैं? तो आप पाएंगे कि ये सब लोग बोझ नहीं हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारी 1,000 दिन उम्र कैद की सजा होने के बावजूद सड़कों पे घूमते रहे और उनको 14 साल होते ही छोड़ दिया गया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो लोग हैं, पॉलिटिकल लोग, ये जेल में नहीं रहते हैं। जितने लोग ये माननीय गण बैठे हुए हैं जिनका मैंने जिक्र किया, इनमें से कितने जेल में हैं? तो अदालतों का बोझ कैसे कम होगा? अदालतों का बोझ ऐसे कम होगा जो इस देश में दबे कुचले तबके के लोग हैं, उन लोगों को जो लीगल एड जिनके पास उपलब्ध नहीं है, टेक्निकली उपलब्ध है लेकिन वो उसको अवेल ही नहीं कर सकते हैं, जिनके पास बड़े बड़े वकील हायर करने के लिए पैसे नहीं हैं। ये मंत्रियों का तो फ्री में लड़ देते हैं वकील लोग, जिनके पास लाखों रुपए खर्च करके वकील करने का, मुकदमा करने का पैसा नहीं है, जो खेत मजदूर है या कुछ और है, या जिसको फंसा दिया गया है, जिसको पुलिस ने ऐसे ही डाल दिया है, प्रेशर आने पे बुक कर दिया है। जब मौत के मामले में भिखारी को उड़ा सकते हैं। एक रेप के मामले में हैदराबाद में आपको याद होगा, एक भिखारी को उड़ा दिया था और बाद में घोषित कर दिया किसी ने बलात्कार किया था और हत्या की थी उस लड़की की। जांच में पता चला वो निर्दोष है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई, पता नहीं कितने पुलिस वाले सस्पेंड किए। लेकिन पुलिस इस तरह से फर्जी फंसाती भी है। उस मामले में कुछ एनजीओ आगे आ गए थे, बड़ा मामला था कि भाई फर्जी मुठभेड़ कैसे की, तो असलियत सामने आ गई। तो ये जो डाटा कहता है वो ये है कि आप जो नेताओं के मुकदमे वापस लेते हैं उसमें आप कहते हैं कि अदालतों का बोझ कम किया जा रहा है। लेकिन अदालतों का बोझ कम करना है तो जो पीड़ित लोग हैं उनका बोझ कम करिए। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे हम तय कर लें कौन पीड़ित लोग हैं? तो मैं आपको बताता हूं, अल्पसंख्यकों के ऊपर 67.5% मुकदमे चल रहे हैं। तिलमिला जाएंगे बहुत सारे लोग, इसी के नाम से तिलमिला जाएंगे। और अपनी जो उनकी आबादी है उससे ज़्यादा केसेस उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मुस्लिम, दलित, पिछड़े और आदिवासी करीब 70% लोग हैं जो अदालतों में
न्याय नहीं पा रहे हैं, वो 70% अंडर ट्रायल हैं। यानी ये लोग जो गरीब पिछड़े दलित लोग कहते हैं जातियों से फ़र्क नहीं पड़ता, आप देखिए ये लोग अदालत में अपना मुकदमा लड़ने की हालत में ही नहीं है, इसलिए ये दूसरों की दया पर निर्भर हैं। और अगर आपको अदालतों का बोझ कम करना था तो मुख्यमंत्री जी अपने खिलाफ मुकदमा वापस ले लें, नेताओं के खिलाफ मुकदमा वापस ले रहे हैं, दंगाइयों के खिलाफ मुकदमे वापस ले रहे हैं, धर्म के आधार पर लोगों के घर जलाने वालों पे मुकदमे वापस ले रहे हैं, आग लगाने वालों पे मुकदमे वापस ले रहे हैं। इन गरीब बेकसूरों की तरफ भी देख लिया होता, जिनको गांजे की पुड़िया रख रख कर अदालतों का बोझ कम करना है। तो वो शाहरुख खान के बेटे वाला केस भी आपको याद होगा, उससे पहले भी एक सिलसिला चला था 10-10 ग्राम गांजा रख रख के। खैर, हम ये अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया है कि राजनीति के हमाम में सब नंगे हैं, सबका एक बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सारी पार्टियों का जो रोजी रोटी चलती है वो इन बाहुबलियों से चलती है। यानी वो चुनाव जीत के जाते हैं तो बाहुबलियों के भरोसे जाते हैं, और समाज में जितने भी नंगे हैं उनमें सबसे बड़ा नंगा कौन है इसका अंदाज़ा भी आपको इससे लग गया होगा। आप खुद कल्पना कर सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल इस रिपोर्ट में इंडिविजुअल लोगों के ऊपर नहीं दी है, वरना एक एक आदमी के ऊपर अतीक अहमद की तरह न्यूज़ चैनल कई कई महीने खेल सकते हैं अगर उनके ऊपर एक्शन हो जाए। लेकिन ये इस देश की हकीकत है जिसमें सारी पार्टियां सिर्फ सत्ता पे कब्जा करना चाहती हैं, किसी के भी दिमाग में आम आदमी एजेंडे पर नहीं है। ये सारा डेटा हमने जो लिया ये भारतीय जनता पार्टी का लिया, क्योंकि जनता की नज़र में जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप देख रहे हैं सबसे सज्जन पार्टी यही है। लेकिन मेरा जो विश्लेषण कहता है वो ये कहता है भारतीय जनता पार्टी आज पावर में है तो सारे बुरे लोग संरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास आ गए। जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी कांग्रेस पार्टी के पास जाया करते थे। जब संजय गांधी का दौर था तो उस दौरान सारे गुंडे वहीं इकट्ठे हो गए थे। लेकिन आप अगर बोलते हैं हम पार्टी विद अ डिफरेंस हैं, आप जब सत्ता में आने लगते हैं तो कहीं से अब जैसे ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उठा लाए ना, तो इस तरह से जो पूरा का पूरा अपराधियों का जुमला इकट्ठा कर लेते हैं वो तो आपकी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम टाइप की है। वरना तो आपने अतीक अहमद को भी अभी तक पार्टी में शामिल कर लिया होता, क्योंकि विनेबिलिटी फैक्टर है भाई। वो 2-4 सीट जीत के दे सकता है और चाहिए भी क्या। अमित शाह से एक सवाल पूछा गया था, पंचायत करके एक प्रोग्राम होता है आज तक का, उसमें पूछा गया कि साहब आप ये कहते हो कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, तो गुजरात में आपने इतने 9% आबादी के करीब है, आपने मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिया? तो अमित शाह ने उत्तर दिया कि टिकट विनेबिलिटी देख के दिया जाता है, ये देख के दिया जा सकता है कि चुनाव में जीतने की किसकी कितनी काबिलियत है, कौन जीत सकता है। तो जब विनेबिलिटी क्राइटेरिया है इसीलिए वो डकैत जिसको कहते थे उसको आपने पार्टी में रख लिया। विनेबिलिटी क्राइटेरिया है इसलिए देश का गृह राज्य मंत्री आपका हिस्ट्री शीटर, आपका कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष, 6 बार का सांसद अटल जी जिसको जेल में चिट्ठी लिखते हैं उसके ऊपर टाडा लग चुका है, दाऊद के लिए काम करने का आरोप लग चुका है। वो अपने मुंह से इंटरव्यू में कह चुका है कि भाई मैंने एक आदमी को मारा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बताती हैं कि ये कितने भी प्यारे और भले से बनते हैं, इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत नहीं। और ये जो फ्री का अनाज बट रहा है इसके पीछे भी एक वजह है। याद कीजिए कोरोना के दौरान गरीब आदमी को बुरी तरह रौंदा गया था इस देश में, उसके बाद चुनाव आने लगे तो उन लोगों का मन रखने के लिए ये फ्री अनाज शुरू कर दिया। उसके बाद एक के बाद एक चुनाव आते जा रहे हैं तो इनको लगता है कि हटाएंगे तो नुकसान होगा, इसलिए वो चल रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।